अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर एमडीकेट इशूड बाय पीएमसी। पीएमसी ने जो फिजिक्स के सैम्पल क्वेश्चंस जो है वो एमडीकेट के एग्ज़ाम के लिए जो इशू किए हैं अपनी वेबसाइट पर, आज की इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में हमने 1 से लेकर 10 तक उस एमसीक्यू को, उन तमाम एमसीक्यू को हमने जो है वो सॉल्व किया था, डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर नंबर 2 में हम एमसीक्यू नंबर 11 से जो है वो कंटिन्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 11 से। सम आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एडेड to m किलोग्राम ऑफ वाटर एट इनिशियल टेम्परेचर 290 केल्विन। हमें कहा जा रहा है कि भाई कुछ आइस को जो कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे था यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इज एडेड टू m किलोग्राम ऑफ वाटर। पानी जो है ना, उसका मास मेंशन नहीं किया गया, कहा जा रहा है m किलोग्राम था और उस पानी का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 290 केल्विन था। इफ C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट जो है वो C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड L इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से। आइस मेल्ट कंप्लीटली, आइस जो है वो मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर जो पानी का होता है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना, 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ आइस इज रिक्वायर्ड? मिनिमम मास ऑफ आइस दैट इज रिक्वायर्ड। मिनिमम मास ऑफ द आइस हमें क्या करना है, बताना है। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन हमारे पास जो है वो 17 mc ओवर एन, L अपॉन 17 mc, 17 m अपॉन LC, 290 m अपॉन LC। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें इसको सॉल्व किए बगैर तो हम ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्यों हमारे पास जो है ये पानी का है और ये आइस का हो गया। अब पानी का जो फॉर्मूला है वो है mc डेल्टा टी, ये बड़ा था, और आइस के लिए क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस के मास को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना हो, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इसने यहाँ रिप्रेजेंट किया है L से। पानी का मास जो है वो m है, इसकी स्पेसिफिक हीट को शो किया उन्होंने C से। अब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है भाई, पानी का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 290 केल्विन है और आइस डालने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है वो 273। तो 290 में से मैं 273 माइनस करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, 17। कितनी आती है, 17। और L जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड। तो इसका मतलब हमारे पास जो है मास ऑफ आइस किसके बराबर होगा, 17 mc ओवर L। किसके बराबर होगा, मास ऑफ आइस जो होगा वो किसके बराबर होगा, 17 mc ओवर L होना चाहिए। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 17 mc ओवर L। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है, 17 mc ओवर L जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो पहला MCQ हमने सॉल्व कर लिया। आइए दूसरा, an ideal gas of n molecules are enclosed in a container at constant pressure. The graph between volume of gas and its absolute temperature is a straight line. What is the gradient of the graph? हमें कहा जा रहा है an ideal gas of n molecule, number of molecules हमारे पास n के बराबर है, are enclosed in a container at constant pressure, pressure constant रखा है। The graph between volume of a gas and its absolute temperature straight line. Graph between volume of a gas and its absolute temperature straight line, इसका मतलब दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। What is the gradient of the graph, यानी इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीजें रखी गई। तो याद रखिएगा आपने एक फॉर्मूला जो है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को प्रूफ करते वक्त आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है, PV बराबर होता है NKT के। PV बराबर किसके, PV बराबर है NKT के। अब P जो है यहाँ मल्टीप्लायर वहाँ चला गया, V NK अपॉन PT। अब जो है वो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन तब होगा, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन तब होगा जब आप N के अपॉन P को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे।
क्या लेंगे? ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है ना भाई, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और ये डायरेक्ट रिलेशन तब होगा जब एन के अपॉन पी क्या होगा? एन के अपॉन पी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके भाई, अब देखो भाई यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है एन आर अपॉन पी, एन आर पी, एन के अपॉन पी और एन के अपॉन पी, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें? एन के अपॉन पी। सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें। चलो भाई इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। अगला सवाल है इफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस एट डिस्टेंस D, द फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। हमें कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक को हमने Q1 का नाम दिया, दूसरे को हमने नाम दिया Q2 का। आर प्लेस एट डिस्टेंस D, दोनों के दरमियान फासला जो है वो D के बराबर है। द फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों के दरमियान जो है वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो आपको मालूम है कि यहाँ तो सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है कूलम्स लॉ। भाई कूलम्स लॉ क्या होता है? F बराबर है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। चल भाई फॉर्मूला ज़हन में रखा। अब ऑप्शन देख के हम फैसला करेंगे। ऑप्शन देकर हम देखकर फैसला करते हैं। Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2, Q1 अपॉन Q2, Q1 Q2। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? डी, क्योंकि कूलम्स लॉ के अंदर यहाँ एडिशन नहीं है, क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ क्या है? Q1 और Q2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वो किसके होगा? Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 के होगा। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कहा जा रहा है a charge is moving with velocity v, it enters a uniform magnetic field B. The direction of v is perpendicular to B. हमें कहा जा रहा है एक चार्ज है जो कि v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ। द डायरेक्शन ऑफ v इज परपेंडिकुलर टू b। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड? कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर दाखिल होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो परपेंडिकुलर दाखिल होता है, उसका पाथ क्या हो जाएगा? वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है? वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है? मूव करता है। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? पैराबोलिक, सर्कुलर, पैरेलल टू वी, पैरेलल टू ई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? सर्कुलर पाथ। उसका पाथ जो होगा वो क्या होगा? सर्कुलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स। ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर क्या होगा? सब बच्चों को पता है लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ के अंदर डिस्कस किया, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब वहाँ पे भी कुछ नफ्सियाती बच्चे अगर होते, अगर ये पीएमसी ने खुद इश्यू ना किए होते और अगर हम ये सवाल डिस्कस कर रहे होते, तो वो नफ्सियाती बच्चों को कमेंट आना शुरू हो जाते, सर ऐसे सवाल पीएमसी में नहीं आते। तो बेटा आप फ्रेश बच्चों को मैं बताऊंगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिएगा। 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, 30% जो होते हैं वो थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्टी वाले होते हैं। तो आप 30% का इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा कि आप उन नफ्सियाती बच्चों की तरह सारे के सारे सवाल को जो है वो मुश्किल ही समझ रहे हो। आपने 70 को बिल्कुल सुकून से करना है। देखिए भाई, ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स। सीधा आपको बगैर ऑप्शन के बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है। चेंजिंग, एब्सोल्यूट जीरो, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो कांस्टेंट समझ, ऐसे सवाल भी 70% होते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नन ऑफ दिस। तो रेसिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। तो यहां हमारे पास मटेरियल का ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज डैश ओहम इफ EMF is 10 volt, terminal voltage is 9 volt and current is 1 ampere। तो हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस। चले भाई, तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको मालूम है, मैं ये टर्मिनल वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, E माइनस IR। अब टर्मिनल वोल्टेज 9 दिया गया है, EMF 10 दिया गया है, माइनस अब हमारे पास करंट जो है वो 1 है, 1R। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1R को मैं वहाँ लेके गया, 1R को, और 9 को यहाँ लेकर आ गया, 9 यहाँ के, देखिए ये वहाँ अगर प्लस हो गया, 9 यहाँ कर क्या हो गया? माइनस हो गया। 10 माइनस 9 कितना हो गया? 1 वहाँ जाकर 1 डिवाइड बाई 1, आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास? 1 ओहम। चले भाई, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम होना चाहिए। तो 17 का आंसर क्या है? 1, 0.1, 0.01, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या है? 1 ओम। कैलकुलेशन भी थी, तो क्या ये पूरा इंटर का पूरा न्यूमेरिकल आ गया? नहीं, सिंपल छोटे छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी होती है। इसका आंसर 1 आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास है cos थीटा बराबर है फाई अपॉन, cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, तो हमारा बी स्क्वायर। तो अब इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखें भाई आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई बराबर होता है बी डॉट ए के, और डॉट को अगर हम हटा देते हैं तो क्या आता है बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ हमारे पास जो है ऑप्शन क्या है, कॉस थीटा किसके बराबर है भाई, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, बी ए यहाँ मल्टीप्लाइड वहाँ चला गया, फाई अपॉन बी ए, तो कॉस थीटा हमारे पास बराबर हो गया फाई अपॉन बी ए के। तो फाई तो दिया हुआ है, अब नीचे क्या आना चाहिए, बी ए होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया बी ए, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी u, द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन बाय, हमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में सेम डायरेक्शन है विद वेलोसिटी u है, द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, भाई चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो तो जीरो होगी क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल जीरो, तो f बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा में यहाँ एंगल जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो के बराबर होगा, फाइनल आंसर जीरो आएगा, सेम डायरेक्शन है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, बी यू ई बी क्यू अपॉन यू, बी यू अपॉन क्यू और जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी जीरो जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला सवाल है फेस ऑफ कॉइल हैविंग क्लॉकवाइज करंट, भाई करंट जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कॉइल का फेस कैसा होगा, भाई लेंस लॉ का जो डिटेल लेक्चर लिया था ना, लेंस लॉ का जो डिटेल लेक्चर लिया था उसमें ये सारी चीजें क्या की थी, मैंने बताई थी, लेंस लॉ के डिटेल लेक्चर के अंदर बात बताई थी कि जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो कॉइल का जो फेस होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और जब भी करंट क्लॉकवाइज मूव करता है तो कॉइल का जो फेस होता है वो क्या होता है, साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज जब भी हो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज जब भी हो नॉर्थ पोल। तो यहां हमारे पास क्या, फेस ऑफ कॉइल हैविंग क्लॉकवाइज करंट, करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमें पता है पहले से, ऑप्शन से पहले ही पता है, बिहेव लाइक साउथ पोल, क्या है, बिहेव लाइक साउथ पोल। जिसने अच्छी तैयारी की है वो तो बगैर ऑप्शन के भी बहुत से एमसीक्यू के क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं करना, अच्छे से हर सवाल को अच्छे से देखना है। याद रहे 70% पीएमसी खुद कह रहा है कि हम रिकॉल टाइप के सवाल देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देंगे, 30% सवाल के अंदर उलझ जाएगा, तो आपने उस 70 में तो 70 आउट ऑफ 70 लेने ही लेने। अब बकिया जो 30 रह जाते हैं उसमें अगर आप 20% मार्क्स भी गेन कर जाते हो तो आपका ओवरऑल रिजल्ट 90% बन जाता है। क्या बन जाता है, ओवरऑल रिजल्ट आपका 90% बन जाएगा। तो यहां जाकर हमने लेक्चर नंबर 2 एंड किया जिसमें एमसीक्यू नंबर 20 तक डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 में हम एमसीक्यू नंबर 21 से लेकर 30 तक को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पीएमसी ने टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो एज अ सैंपल के तौर पर दिए हुए हैं। तो हम जो है वो टोटल इस तरीके से जो है 30 क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से हम मुकम्मल कर लेंगे। तो तीसरा लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।